भी कानून बनाओ, लेकिन आम आदमी के पार्टी के बगैर कोई भी ऑप्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाम के पास कोई नहीं है। उस आम आदमी पार्टी के अंदर अमन भी होगा, शांति भी होगी, भाईचारा भी होगा, तरक्की भी होगी, इंसाफ भी होगा, बराबरी भी होगी और अमन, सबसे बड़ी बात अमन होगी, अमन होगा। और यहाँ जो है लोग जो है फिक्रमंद हो के शाम को नहीं सोएंगे, बल्कि आराम के साथ जो है सो जाएंगे। उनको फिक्र नहीं होगी कि कल का खाना कैसे नसीब होगा, आम आदमी पार्टी है ना। रोज़गार कैसे नसीब होगा, आम आदमी पार्टी है ना। हम बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज कैसे होगा, आम आदमी पार्टी है ना। बिजली का बिल देना, आम आदमी पार्टी है ना। यानी कोई भी मसला होगा, आम आदमी पार्टी के भरोसे पे माशाल्लाह जो है पूरी आवाम जो है सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। किया क्या ये दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किसी किस्म का कोई रोज़गार फराहम किया गया है? इसमें सरकार कामयाब हुई है या नहीं हुई है? हुई तो कैसे, नहीं हुई तो क्यों? अगर सरकार कामयाब हुई होती तो फिर ब्लैक डे मनाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के उसमें जो रिक्वायरमेंट हुई थी उसमें स्कैम्स देखने को मिला था। उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया है, सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बैठाया है लोगों को बताने के लिए कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे भाई, इसी एक में स्कैम देखा गया, वरना हर रिक्रूटमेंट में स्कैम था, आज तक देखा नहीं गया। इनको भी, बीजेपी सरकार को भी चाहिए था कि अगर एक आम आदमी पार्टी का एक अरविंद केजरीवाल 8 से 10 फैसिलिटीज़ जनता को फ्री दे सकती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है? अब अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ओकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त खित्ता चनाब के डोडा शहर डाक बंगलो के अंदर हम मौजूद हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट का इनेकाद किया गया, जो कि ओल्ड बस स्टैंड डोडा से होते हुए घंटाघर से होते हुए डाक बंगलो में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मिस्टर फारूक डार साहब बात करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अरसे से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे आज ये प्रोटेस्ट किया गया, ये एक एहतजाज किया गया है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप सर? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट में हमने मेन जो मुद्दे लिए हुए थे वो करप्शन लिया था, बेरोज़गारी ली हुई थी और जो है महंगाई ने इस वक्त आवाम की कमर तोड़ डाली है। गरीब इस वक्त जो है 3 वक्त का खाना नहीं खा सकता है, इतना मजबूर है कि 2 वक्त पे ही उसे गुजारा करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी को ये दर्द महसूस हुआ कि इस वक्त जो यहाँ की आवाम जो है इन मुश्किलात से जूझ रही है, तो इस सिलसिले में एक आवाज़ पूरी रियासत के अंदर जो है उठाई जाए, ताकि वक्त की जो सरकार है वो गाफिल नींद से बेदार हो जाए और फौरी तौर पर जो है कुछ न कुछ जो है एक्शन ले, ताकि आवाम को कुछ राहत नसीब हो। तो करप्शन के सिलसिले में तो ये बजाते खुद ही मुलव्वस हैं, क्योंकि जब हर मोड़ पे, हर कदम पे, हर टेबल पे इस वक्त जनता को जो है अपनी फ़ाइल जो है आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी के साथ 2-2 हाथ होना पड़ता है। तो इसलिए रिश्वतखोरी के ख़िलाफ़ ये सरकार फेल हो चुकी है। बहुत बड़े दावे किए गए थे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हम करप्शन फ्री स्टेट इसको बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ सपना ही रहा, लेकिन हकीकत में रोए ज़मीन पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। रहा महंगाई का मसला, महंगाई से तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त अपने घरों से बाहर निकल आ चुके हैं। इस वक्त पूरे प्रोटेस्ट हर गली गली में, शहर शहर में और रियासत हर ज़िले में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ताकि सरकार नाकाम हो चुकी है, फेल हो चुकी है। उन लोगों का मिशन जो है वो सिर्फ अपने इस हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की दौड़ में जो है अपनी जनता को वो पीछे छोड़ बैठे हैं। जब तक वो पीछे मुड़ के देखेंगे कि हम दुनिया में माने गए कि हम विश्व गुरु बन गए, तब तक पीछे कोई जो है मेरे ख्याल में कोई नहीं बचा होगा, क्योंकि भूख से निढाल इस वक्त 90% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, जो गुर्बत में जो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन जो है जी रहे हैं, उन लोगों को जो है बहुत मुश्किल हो गया कि वो हैंड टू माउथ ही रह गए हैं। कारोबार कुछ नहीं है, तो इनकम कुछ नहीं है, लेकिन खाना मजबूरी है, जीना मजबूरी है। फिर उसके लिए लोगों को बहुत जो है गैर कानूनी तरीके से लोग चोरियों पे तक मजबूर हो जाते हैं।
जब एक माँ और एक बाप अपने बच्चे को बिलखते हुए नहीं देख सकते हैं तो फिर वो यही फ़ैसला लेते हैं कि आप कानूनी गैर कानूनी जिस भी तरीके से मुमकिन हो सके तो मैंने अपने बच्चों का ये रोना, उनका बिलखना बर्दाश्त नहीं होगा, तो फिर लोग जो हैं बहुत बुरे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम से भी कि वो हौसला रखें, वो हिम्मत रखें। जहाँ रात होती है वहाँ दिन जो है रोशनी भी आ जाती है, अंधेरे के बाद यहाँ रोशनी आ जाएगी और वो आम आदमी पार्टी के शक्ल व सूरत में आएगी और यहाँ के लोग जो हैं फिर राहत की सांस ले सकते हैं। देखिए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मौजूदा दौरे हुकूमत जब इसका इलेक्शन हुआ था 2014 में, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार फराहम किया जाएगा और दफ़ा 370, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 तोड़ा गया था। उस वक्त ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की रुकी हुई है ये दफ़ा 370 की वजह से ही रुकी हुई है। दफ़ा 370 हटाने के बाद अब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा कि कल, अगर आपको मैं आपकी याद दहानी के लिए बताऊं कि कल कश्मीर के लाल चौक में शेर बब्बर के नाम से उन्हें जाना जाता है, उन्होंने ब्लैक डे के तौर पर मनाया और उनको पुलिस वालों ने पकड़ करके गाड़ी में भर के थाने ले गए और वहां पर उनको हरास किया। क्या ये दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किसी किस्म का कोई रोज़गार फराहम किया गया है? इसमें सरकार कामयाब हुई है या नहीं हुई है? हुई तो कैसे, नहीं हुई तो क्यों? अगर सरकार कामयाब हुई होती तो फिर ब्लैक डे मनाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर सड़कों पे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर जो है फिर पुलिस को इतनी तगोदो और मेहनत नहीं करनी पड़ती कि लोगों को उठा उठा के ज़बरदस्ती, वो गाड़ियों में जाते नहीं हैं तो उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों में ठूंसना पड़ता है ताकि फिर जाकर उन्हें जो है अरेस्ट किया जाना। अगर यहाँ पे कुछ हुआ होता तो फिर ऐसा नहीं होता। अब हुआ कुछ नहीं है तो तभी जाकर ये ऐसा हो रहा है। इसका तो आसान जवाब यही है, तो अब इसमें तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौजवान इस वक्त सड़कों पर, आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप जो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स जो निकालते हैं, नौजवान फॉर्म भरते हैं, उसके बाद हद ये है कि इंटरव्यू तक भी देते हैं, वो हज़ारों रुपया खर्च भी करते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, रात दिन वो मेहनत करते हैं, अपनी आंखें जलाते हैं, फिर जब वो क्वालिफाई भी एग्ज़ाम कर लेते हैं उसके बाद भी कहते हैं इसमें धांधली हो गई, फिर भी रिजेक्ट कर दो। क्वालिफाइड को भी रिजेक्ट, अनक्वालिफाइड को भी रिजेक्ट। एक बार फॉर्म भरा लोगों ने, फिर 5 महीने के बाद कहते हैं इसमें और जो है फॉर्म भरेंगे, फिर 5 महीने दे देते हैं, कहते हैं अच्छा अभी काम नहीं, अभी जो है ज़्यादा वो ट्रेजरी में जो है लोगों ने रेवेन्यू जमा नहीं किया है और इसको बढ़ाओ जी, और आ जाएंगे 50-60 लाख या 50-60 करोड़ रुपए रेवेन्यू की शक्ल में। गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी में रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, वो जवाब देने की सूरत में नहीं है। लेकिन बेरोज़गार नौजवान मजबूर है, वो सोच रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस डिपार्टमेंट में नहीं उस डिपार्टमेंट में मुझे जॉब मिल जाएगा। फाइनली जो सिलेक्ट भी हो गए, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट भी डिक्लेयर जो है कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, उन लोगों को भी कहा कि नहीं जी इसमें ये क्या कहते हैं करप्शन हुई है, इसमें धांधली हुई है, इसमें लीकेज हुई है, इसमें पेपर लीक हो गया, इसलिए आप भी उसी बेस पे सिलेक्ट हो गए, इसलिए आप भी रिजेक्ट। अब जाएं तो जाएं किस दरवाजे से जाएं? ये जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर के उसमें जो रिक्वायरमेंट हुई थी उसमें स्कैम्स देखने को मिला था, उसके लिए इंक्वायरी कमीशन बैठाया गया है। सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बैठाया है लोगों को बताने के लिए कि हम इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे भाई, इसी एक में स्कैम देखा गया, वरना हर रिक्रूटमेंट में स्कैम था, आज तक देखा नहीं गया। आज तक अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता, अगर ये आज की डेट में ये वीडियो बनाने के मोबाइल नहीं होते और किसी किस्म के ये जो आलात नहीं होते, तो मेरे ख्याल में ये जो सामने ये स्कैम भी सामने नहीं आता। तो इसलिए इसकी मदद से ये स्कैम जो सामने आ गया। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा आज फिर भी इंटरव्यू लिए गए, इससे पहले वाली सरकारों ने तो बैकडोर एंट्री बगैर इंटरव्यू के ही किए थे। मौजूदा सरकार ये कह रही है कि इसके लिए भी ये मोदी का डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया बनाने में मोदी का ही अहम रोल अदा कर रहा है, जो कि आजकल कहा जा रहा है। तो क्या मैं डिजिटल इंडिया की एक और मिसाल में बताना चाहूँगा आपको कि डिजिटल इंडिया तो है, हर काम जो है पहले तो मुश्किलात की तरफ जा रहा है, आसानियाँ तोड़ के। अब उम्मीद रखी जा रही कि कल डिजिटल इंडिया की वजह से हो सकता है कुछ आसानियाँ हो जाएंगी। जो अभी मैं सुन रहा हूँ तो पहले पटवारी से नकल लेने के लिए 20 रुपये या 25 रुपये फीस देनी पड़ती थी, और सुनने में आया है कि आज जब वो ही डाउनलोड करनी होगी, वो निकालनी होगी, आप 500 से 600 रुपया खर्चा आ जाएगा। तो अगर ये महंगा डिजिटल इंडिया है तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर सस्ता हो जाता, फ्री हो जाता, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दी, इनको भी, बीजेपी सरकार को भी चाहिए था कि अगर एक आम आदमी पार्टी का एक अरविंद केजरीवाल 8 से 10 फैसिलिटीज़ जनता को फ्री दे सकती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है? अब ये भी इस पर एक और इजाफा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस लिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आप जी ये फ्री रेवड़ियाँ जो बेची
वो फेस टू फेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ अब मुकाबला करने की ताकत नहीं रख रही है। अब कहना नहीं चाहिए, हमारे अदालत का बहुत एहतराम है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अदालत को भी मेरे ख्याल में इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब ऐसी डायरेक्शन दे कि भाई इलेक्शन जीतने से पहले कोई भी मंशूर ना दिया जाए, क्योंकि मंशूर में आपने मेंशन करना कि मैं जनता को ये फैसिलिटीज़ देने जा रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बाद में नहीं दे पाओगे, तो इसलिए जनता को नुकसान हो जाएगा। आप पहले इलेक्शन जीतो, बाद में आप दे दो जनता को जो कुछ देना है। लेकिन जनता को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं, जनता तक हम पैगाम कैसे पहुंचा सकते हैं, जनता से हम वोट कैसे ले सकते हैं, हम अच्छाई की तरफ लोगों को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। मतलब इस किस्म की पॉलिसीज़, ये प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हर हाल में रोका जाना चाहिए। लेकिन मैसेज जनता के जहनों तक जा चुका है। अब आप कोई भी कानून बनाओ, लेकिन आम आदमी के पार्टी के बगैर कोई भी ऑप्शन पूरे हिंदुस्तान के अंदर आवाम के पास कोई नहीं है। उस आम आदमी पार्टी के अंदर अमन भी होगा, शांति भी होगी, भाईचारा भी होगा, तरक्की भी होगी, इंसाफ भी होगा, बराबरी भी होगी, और अमन, सबसे बड़ी बात अमन होगा। और यहाँ जो है लोग जो है फिक्रमंद हो के शाम को नहीं सोएंगे, बल्कि आराम के साथ जो है सो जाएंगे। उनको फिक्र नहीं होगी कि कल का खाना कैसे नसीब होगा, आम आदमी पार्टी है ना। रोज़गार कैसे नसीब होगा, आम आदमी पार्टी है ना। हम बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज कैसे होगा, आम आदमी पार्टी है ना। बिजली का बिल देना, आम आदमी पार्टी है ना। यानी कोई भी मसला होगा, आम आदमी पार्टी के भरोसे पे माशाल्लाह जो है पूरी आवाम जो है सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे फारूक अहमद डारजी, जो आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। तो यही बात कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ बात करने के लिए हकीम मंजूर साहब भी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और दूसरे लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या ख्यालात हैं। सर, घर घर तिरंगा क्या कहेंगे आप? देखो जी, घर घर तिरंगा जो है ये भी एक लोगों की जेब पे डाका डालना है। 20-20 रुपए ले रहे, तिरंगे का भी व्यापार हो रहा है। स्कूल में बच्चों से 20-20 रुपए, टीचर से, हर मुलाजिम से 20-20 रुपए ले रहे हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए हिंदुस्तान की आबादी और ज़रब दीजिए 20 रुपये से, 20 रुपये से ये तिरंगा है। मंजूर साहब, एक याद दहानी के लिए एक बात बताऊंगा मैं। एक वक्त था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक क्लैश हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि हर एक बंदा हिंदुस्तान का 1 रुपया जमा करो हिंदुस्तान की ट्रेजरी में जंग के लिए। इस वक्त 20 रुपये, आपके मुंह से मैंने सुना 20 रुपये तिरंगे के नाम पर मांगे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? बदकिस्मती हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारे सरकार की। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। सब कुछ आया है देश के सामने, लोगों के सामने, लेकिन अब लोगों को चाहिए कि अब प्रैक्टिकली, अमलन कुछ। एक शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको शौक़ अपनी हालत आप बदलने का। हक़ और बातिल की पहचान कीजिए, सही और गलत की पहचान कीजिए, तभी जाके यहाँ बदलाव होगा। ये जो जुल्म व सितम है, बेरोज़गारी है, रिश्वतखोरी है, ख़त्म होगी सादे लफ्ज़ों में। क्योंकि आज पोशीदा कुछ चीज़ नहीं है, पिक्चर है लोगों के सामने। तो जो मसलन आप बोल रहे हैं कि 1-1 रुपया जंग के लिए, आज चीन का नाम हम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, या पता नहीं क्या मजबूरी है। कुछ बहुत से अंदर आज के बैठा हुआ है चीन। तो तिरंगे के नाम पर 20 रुपये लेना और तिरंगे का भी व्यापार करना, ये बहुत बदकिस्मती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोग के लिए। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे हकीम मंजूर साहब, बात कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ एक और शख्स हैं बात करने के लिए, बहुत महान हस्ती हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या ख्यालात हैं आपके आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी पार्टी के बारे में आप खुद ही जान चुके हैं कि कैसे काम कर रहे हैं। ये दिल्ली में कैसे काम किया, पंजाब में कैसे काम किया जा रहा है। और आगे में यकीन है कि अगर यहाँ के लोग तन मन धन के साथ आम आदमी को आगे लाएंगे और यहाँ की बेरोज़गारी और अमन भाईचारा जो हमारा होगा, वो मेरी यही राय है कि हर एक नौजवान से अपील करता हूँ कि वो मैदान में आ जाएं और आम आदमी का हाथ बढ़ाएं। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे फरदौस अहमद जी, जो असर से बिलोंग करते हैं। ये
एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं अपने इलाके के और अच्छा काम करते हैं लोगों के फलाह व बहबूद के लिए। इन्होंने अच्छी तरह से बात की और जिस तरह से महंगाई से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और फिर अनएम्प्लॉयमेंट पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है। लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मैं बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जब दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो मुकम्मल 6 महीने तक अखबारात में, टेलीविज़न और रेडियो पर ये बात बताई जा रही थी आवाम को कि दफ़ा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में तरक्की के नित नए तरीके अख्तियार किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ की आवाम ने बहुत खूब देखा कि किस तरह से यहाँ के अवाम की तहमीर व तरक्की हुई, किस तरह से नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। बड़े बड़े स्कैम्स देखने को मिले, बड़े बड़े सिस्टम यहाँ पे देखने को मिले। इससे ज़्यादा यहाँ की आवाम और क्या जान सकती है। जिस तरह से आपने देखा कि दफ़ा 370 के हटने के बाद आज 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। 3 साल मुकम्मल होने के बाद अगर इसको कोई ब्लैक डे के नाम से जानता है तो उसे जेलों और थानों में भरा जाता है। नाज़रीन, इससे ज़्यादा तरक्की क्या हो सकती है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।